क्या था। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू 2006 और 2007 का एक कंपनी का गिवन है। जरा आधी चीजें तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। हमने क्या चेक किया, सर रेवेन्यू 2006 में 8642 था और 500 करोड़ रुपए बढ़ गए। 500 मतलब 5 से 6% की ग्रोथ है। हमने किया सिर्फ, जिससे कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। लेकिन रॉ मटेरियल हमने चेक करी तो ये 3000 से 3003 हुई, उल्टा कम हो गई है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम हो रही है, मतलब सेल बढ़ने के बाद भी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम हो रही है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। चलिए चेक करते हैं और क्या है, क्यों है कम ये देख लेते हैं। सर इन्वेंटरी भी हुआ है, 120 थी पहले और अभी 35 है, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दोनों को मिलाकर दिखी जाती है। 120 है, चलिए एम्प्लॉय बढ़ रही है, ठीक है। सेल बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है तो फिक्स एसेट भी बढ़नी चाहिए, तो हमें समझ में आ गया फिक्स एसेट भी देखो बढ़ रही थी, इस वजह से डेप्रिसिएशन बढ़ा है। अगर फिक्स एसेट नहीं बढ़ रही तो डेप्रिसिएशन भी नहीं बढ़ना चाहिए। इंटरेस्ट कॉस्ट, अब अगर इंटरेस्ट 175 से 180 हो गया है तो उसके लिए लोन भी बढ़ना चाहिए। लोन ये नीचे तो बढ़ रहा है, ये देखो 45 से लेके 46 हो रहा है, तो बढ़ रहा है। तो अगर कॉस्ट बढ़ गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम अदर एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं, चलो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। प्रॉफिट टैक्स आ गया और टैक्स एक्सपेंस हमारा लगभग हम देख रहे हैं 30% के आसपास बढ़ रहा है। हमने ये क्लियर समझ में आ गया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमारा ठीक है। एसेट हमारी इंक्रीज हुई है, नेट वर्किंग कैपिटल हमारी बढ़ गई है, टोटल एसेट हमारे सामने है, डेट हमारा बढ़ गया थोड़ा सा, उसकी वजह से कैपिटल भी बढ़ गई है, टोटल बैलेंस शीट हमें समझ में आ गई है। इतने में कोई किसी को प्रॉब्लम, मैंने क्या क्या सोचा अपने मन में इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए, समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी इन 2007। वो कहता है इस कंपनी ने 2007 में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट कितनी खरीदी। अब फिक्स एसेट देखो कैसे होती है, एक तो होता है ओपनिंग बैलेंस, परचेज की हो तो उसमें प्लस हो जाता है, सेल की हो तो उसमें माइनस हो जाता है, डेप्रिसिएशन उसमें से लेस हो जाता है, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। अब क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो रख देंगे, बाकी हम निकाल लेंगे। परचेज हमें निकालनी है कितने की, ये हमें निकालना है। कैसे करेंगे, ओपनिंग स्टॉक फिक्स एसेट का हमारे पास ये रहा 2407 हमारे पास है, क्लोजिंग हमारे पास है 2412, डेप्रिसिएशन हमारे पास है ये रहा। करंट ईयर का पूरा लेंगे 241, क्योंकि करंट ईयर में जितना लगाओ पूरा का पूरा लेना होता है। पिछले साल के डेप्रिसिएशन हमें क्या मतलब, इस साल डेप्रिसिएशन इतना लगा, मतलब 2407 की चीज थी, उसमें 241 का डेप्रिसिएशन लग गया, लेकिन उतने के बाद भी 2412 हो गई। सेल हमें गिवन नहीं है, उसे जीरो मान लेंगे। अब जो बच गया वो परचेज है, तो परचेज निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, 2407 की चीज थी, उसमें से 241.20 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितने की बचनी चाहिए, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। माइनस 241.2, 2465.8। लेकिन बची इतनी, तो एक मिनट, सही बताओ। 248 ओके सर, ओके 27 में 27 पकड़ा था, 24 ओके, 2407 माइनस 241.2, 2165 सर, 2165.80 लेकिन ये बची इतनी है, तो 2412 में से लेस कर दो, माइनस 2412, 241 0.20 आया। इसका मतलब ये बाय करियोगे, देखो है 246.20 रखेंगे, तो इसमें ये ऐड कर देना और उसमें से ये लेस कर देना, और यही आ जाएगा। इसका मतलब ये आंसर है इसका 246.20 किया। इसको ऊपर से करते हैं तो सीधा चलता है, नीचे से करने को उल्टा चलना पड़ता है। 2412 में ये माइनस ऐड कर दिया, 2412 में 241.20 ऐड कर दिया और 2407 लेस कर दिया, तो आंसर आया 246.20। ये टेबल कैलकुलेट करनी है, बस टेबल सॉल्व करनी है, आंसर आ जाएगा। किसको ये टेबल सॉल्व करनी समझ में नहीं आई,
सर कंफ्यूजन ये हो रहा सर है, नहीं अभी कौन सा प्लस करना था कौन सा माइनस करना चलो मैं होगा, बताता फिर से हूँ, मैं ये वाला दोबारा बताता हूँ। देखो बहुत सारी चीजें हैं, न्यूमेरिकल बहुत इजी है ये, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों के लिए टिपिकल है कि बस किया नहीं है। तो अगर आप न्यूमेरिकल एक बार कर लोगे तो सब इजी है, आप ध्यान से समझेंगे दोबारा। चलो ये टेबल हमें समझ में आ गई सर। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल और माइनस डेप इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। स्टॉक के केस में भी यही चलेगा, और फर्नीचर के केस में भी यही चलेगा, सब चीजों के केस में, एसेट्स के केस में यही चलेगा। वो चाहे स्टॉक हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, सबके केस में। भाई ओपनिंग में हमारे पास कोई चीज 100 रुपए की थी, हमने 10 रुपए की परचेज कर ली और 15 वाली आइटम हमने बेच दी और 20 रुपए का डेप लग गया, तो कितने की बचेगी? 110 माइनस 35 75 की। ये तो सबको समझ में आता है ना। अब अगर इसमें से मैं परचेज ना बताऊं तो ये कैलकुलेट करनी कैसे करोगे? अब मान लो यहाँ पर 10 रुपए गिवन नहीं था, मान लो 10 रुपए गिवन नहीं है, तो कैसे करोगे? 75 में ये जो 20 रुपए माइनस करने की बारी थी ना, ये 100 में से करने थे। जब वो ऊपर से करेंगे तो सीधा चलना पड़ता है, जब नीचे से करेंगे तो उल्टा करेंगे, तो अपने आप आंसर आएगा। तो 75 में 20 ऐड कर देंगे, 15 ऐड कर देंगे और 100 माइनस कर देंगे, तो अपने आप आंसर निकल कर आएगा क्या? जो भी आंसर था आपका। समझ में आया? अगर ऊपर से सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे चलेंगे, लेकिन जब नीचे से सॉल्व करते हैं तो ये उधर जाके उल्टे हो जाएंगे ना। इसको हम फॉर्मूला बना सकते हैं ना, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस सेल माइनस डेप इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। अब जब क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और ये सब उठ के इधर आएंगे, परचेज को छोड़ देंगे, बाकी सब उधर जाएंगे, तो उल्टा हो जाएगा ना, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। अब समझ में आया सबको? यस सर। अब जब ये उधर जाएगा, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये सेल वाला उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और डेप उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा उल्टा कर दो। 75 में ये 20 माइनस करने की जगह ऐड कर देंगे, ये 15 माइनस करने की जगह ऐड कर देंगे और 100 को माइनस कर देंगे, तो ये आंसर निकल कर आ जाएगा। अभी सबको समझ में आया या अभी भी नहीं आया? नहीं आया तो बोलना नहीं आया। आया सबको समझ में? आया पटना कर दी, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस आया सर। गुरचरण जी कोई प्रॉब्लम? सर। सबको समझ में आया है? एक दो। अरविंद जी? हाँ सर, आ गया। वेरी गुड। चंद्रकांत जी? आ गया सर, आ गया। मुक्तिनाथ शर्मा जी? जी सर। आया था समझ में? सर मेरा थोड़ा चला गया। आपकी आवाज भी हमें समझ में नहीं आ रही, तो आपको समझ में नहीं आया शायद। जी थोड़ा सर मेरा। दो बार बता रहे हैं। नेहा जी समझ में आ गया? जी नेहा जी समझ में आया? सर अभी ज्वाइन किया सर। अभी ज्वाइन किया, चलो एक बार वो बता देते। विजय शुक्ला जी आ गया समझ में? विजय शुक्ला जी आया? विजय शुक्ला जी तो शायद क्लास लगाकर कहीं चले गए। चलिए एक क्वेश्चन ये दोबारा बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पेपर में ये गिवन है सब कुछ। ऑपरेटिंग रेवेन्यू गिवन है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, चेंज इन इन्वेंटरी गिवन है। चेंज इन इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक गिवन है। क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस, और याद रखना क्लोजिंग पहले लिखेंगे ओपनिंग बाद में, क्योंकि ये पॉजिटिव गिवन है। पॉजिटिव का मतलब क्लोजिंग ज्यादा है। एम्प्लॉय कॉस्ट गिवन है, सैलरी, डेप्रिसिएशन गिवन है, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट गिवन है, अदर एक्सपेंसेस गिवन है, टैक्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, और यहाँ पर फिक्स एसेट ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। जो पिछले साल की होती है उसे ओपनिंग बोलते हैं, जो करंट ईयर की होती है उसे क्लोजिंग बोलते हैं। ऐसी वर्किंग कैपिटल, टोटल एसेट गिवन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि कंपनी ने परचेज कितनी करी, तो हमें सिंपल सी बात पता है सर, अगर कंपनी का ओपनिंग स्टॉक 100 रुपए का है और कंपनी ने जो परचेज करा होगा वो ऐड हो जाएगा, जो सेल किया होगा वो माइनस हो जाएगा और डेप्रिसिएशन भी माइनस हो जाएगा, और उसके बाद जो नेट डिफरेंस आएगा उसे बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई भी चीज ना गिवन हो तो हम इसे अगर सिंपल चलेंगे ऐसे करके तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। लेकिन अगर बीच की कोई आइटम मिस हो
तो हम नीचे से उल्टा चलना शुरू कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, या फिर से फॉर्मूला बना लेते हैं। वैसे फॉर्मूला बनाने के बाद क्या होगा बता देता हूँ। ये फॉर्मूला बन गया आपका क्या, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस डेप इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। ये बन गया ना, और अगर सेल हो तो वो भी, ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर हमें परचेज ना पता हो तो परचेज निकालने के लिए क्लोजिंग बैलेंस में से ये जो ओपनिंग स्टॉक था माइनस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस, ये जो डेप था ये प्लस कर देंगे, और सेल भी होगी तो प्लस कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। इक्वल्स टू के उधर जाने के लिए सब अपोजिट साइन के हो जाएंगे ना, प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस। तो इसीलिए मैंने कहा था ये परचेज निकालने के लिए 75 में सब उल्टा कर दो, मतलब 75 में 20 माइनस ऐड कर दो, 15 भी ऐड कर दो, 100 माइनस कर दो, आंसर निकल कर आएगा 10। नेहा जी अब समझ में आया? नहीं समझ आया सर, पहले से छूट गया था, फिर आप क्या बता रहे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं छोड़ा, मैंने तो सब कुछ दोबारा बताया है, फिर से बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बताएंगे, कोई बात नहीं, समझिए जरा। मेरी राइटिंग तो समझ में आ रही है क्या लिखा है? अगर आपके पास पहले से 100 रुपए हैं, 10 आपको किसी ने दे दिए, कितने हो गए 110, फिर 15 आपने किसी और को दे दिए, तो 110 में से 15 लेस कर देंगे, बचेंगे कितने 95, और 20 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, समझ लीजिए खो गए। तो कितने बचे? आ गया भाई। ओपनिंग बैलेंस आपके पास हो तो जब पैसे आपको मिल रहे होंगे तो प्लस कर दो, और जब आप किसी को दे रहे होंगे तो माइनस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास शुरू में 100 रुपए का फर्नीचर था, आपने 10 रुपए का बाय कर लिया, 110 हो गए, 15 रुपए का सेल कर दिया, 95 रहेगा, और 20 रुपए लग गया डेप, तो कितना क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, क्लोजिंग फर्नीचर कितना बचेगा 75। ये समझ में आ गया मुक्तिनाथ शर्मा जी? शर्मा जी क्लियर, वेरी गुड। अब यही क्वेश्चन हमें यहाँ से करना है, सारी फिगर यहाँ से उठानी है। कैसे? अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे होगा ये। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है ये रहा 2407, परचेज हमारे को एक्स मान ली हमने, सेल हमें गिवन नहीं है, उसे जीरो कह दिया हमने, जीरो है सेल। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में ये गिवन है, देखो ये रहा डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का डिफरेंस नहीं लेंगे, करंट ईयर का पूरा ले लेंगे, वो है 241.20, और क्लोजिंग बैलेंस हमारे को गिवन है ये रहा 2412। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या 2407 प्लस एक्स और माइनस 241.20 इक्वल टू 2412, और यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वो निकल कर आएगी आपकी कितनी आई थी सचिन जी? देखता हूँ सर, फिर से करता हूँ सर। 2407 2412 2165 ओके। हाँ, तो अब सबको समझ में आया ये? यस सर। इसको प्रॉब्लम है अभी भी, इसको सॉल्व कर लो एक बार। 2412 प्लस 241.2 और माइनस 2407, 246.20 आंसर है। मैम नेहा जी समझ में नहीं आया तो फिर से बोलिए। सर मैं जो आपने पहले समझा वो तो समझ आया, ठीक है। इसके बाद जो क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में यही पूछा था, क्वेश्चन में यही पूछा है परचेज कितनी है। हमें क्वेश्चन में परचेज गिवन नहीं है, हमने उसे एक्स लिया, ठीक है। हमें जो नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं, फिर हमने सारी वैल्यू ठीक है। से पुट कर दी। देखो ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था ये रहा, देखो तो 2006 का बैलेंस है तो ओपनिंग हो गया, 2007 का बैलेंस हो गया क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था, क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन था ये रहा। हाँ, उसको माइनस करना, ओके ठीक है। सॉल्व कर दिया, एक्स मान के हमने एक्स की वैल्यू निकाला। तो कैसे निकाले? 2412 के अंदर ये किया हमने प्लस, और ये माइनस, क्योंकि ये उधर जाके नेगेटिव साइन के हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस था उधर जाके माइनस बन गया, माइनस जाके प्लस हो गया, और एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई 246.20। तो किसको
आपको ये क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट वाले का समझ में नहीं आया? समझ आ गई जी। वेरी गुड। सब म्यूट हो जाइए सब। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआईएसएम की जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल दिया हुआ है उसमें 171 पेज नंबर पे ये क्वेश्चन है। The following is closest to the estimated revenue for 2008 if revenue is expected to grow at the same rate at which it grew in 2007. देखो 2006 में रेवेन्यू ये रहा, क्या कहना चाह रहा है वो समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 2006 में रेवेन्यू कितना था 8642, 2007 में रेवेन्यू कितना है 9100, तो ग्रोथ कितनी हुई लेस करके बताओ। ग्रोथ का मतलब कितना बढ़ा 9100 माइनस 8642, ये आया 458। ग्रोथ कितनी हो गई 458 करोड़ की। अब ग्रोथ की परसेंटेज क्या होती है, ग्रोथ GROWTH ग्रोथ 458 हुई कितने पे 8642 पे, इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल दी। करो जरा 5.2 5.29 5.3%. वेरी गुड 5.2996 Yes. 99 भी लिख लिया मैंने, ये परसेंटेज 5.3 बोल सकते हैं ऐसे, 30 बोल सकते हैं ऐसे एक राउंड के लिए। अगर राउंड ऑफ नहीं करोगे तो ये है, राउंड ऑफ करोगे तो ये है, दोनों ठीक है। अब वो कह रहा है कि जितनी ग्रोथ आपको 2006 से 2007 के बीच में मिली वो कितनी मिली 5.3। कह रहा अगर इतनी ही ग्रोथ हो तो 2008 की सेल बताओ। तो ठीक है 9100 में 5.3% ऐड कर दो। कैसे करेंगे 9100 का 5.3% निकालेंगे 482 प्लस 9100 इंटू 5.3 अपॉन 100 करेंगे तो 91 भाई प्लस 2.3 आ गया 9582.30, ये सेल आएगी। किसको Yes. नहीं आई बात। नेहा जी समझ में आई? हाँ सर। किसको समझ में नहीं आई वो बताइए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसने हमें बताया 2006 में सेल ये थी, 2007 क्योंकि उसने बताया कि ग्रोथ निकालो पहले, तो हमने ग्रोथ की कैलकुलेशन कर ली 458, फिर हमने उसे परसेंटेज में निकाला क्योंकि उसने कहा जो परसेंटेज की ग्रोथ आपको 6 में हुई है वही 7 में होगी, तो हमने परसेंटेज में निकाल लिया 5.3। फिर हमने कहा 7 में हमारी सेल कितनी है 9100, उसने कहा जितनी ग्रोथ आपको पहले मिली थी उतनी ग्रोथ मिलेगी, तो हमने वो ग्रोथ कैलकुलेट कर ली, कितनी मिलेगी 482 करोड़ की। तो 9100 की सेल तो हमारी 2007 में 2007 में थी ही, 2008 में कितनी होगी ये 9100 में ग्रोथ ऐड कर दिया तो हमें पता चल गया 2008 में कितनी सेल होगी 9582.30। यही आंसर है, उसने यही पूछा था 2008 का रेवेन्यू बताओ, रेवेन्यू मतलब सेल। अब देखते हैं तो इसका आंसर आ गया 9558, यही है हमारा भी, यही आया 9582 आया क्योंकि हमने राउंड ऑफ करा से 0.3। अगर इसे इसी से कैलकुलेट करेंगे 5.299 से तो जिनका आया वही आएगा। अच्छा इसमें दो आंसर है तो हमारे वाला कौन सा है 9582 वाला आंसर नीचे है, ये नहीं लगाना है, ये लगाना 9582, यही आया था ना हमारा। सबको क्लियर? Clear, sir. जी सर। और दो क्वेश्चन है वो कर रहा हूं। एक्सपेक्ट दैट द रेवेन्यू, अच्छा तो मैंने करा दिया थर्ड वाला, तो कौन सा रह गया बीच में, कोई रह भी गया क्या? चलो फोर्थ वाला देखते हैं। सर थर्ड नहीं कराए ना सर, ये वाला नहीं कराया अभी, अच्छा थर्ड कराते हैं। बाकी नहीं सर। कंपनी एक्सपेक्ट दैट द रेवेन्यू ऑफ 2008, अब की बार वो कह रहा है कि कंपनी को लगता है रेवेन्यू 2008 का 9500 हो जाएगा, ठीक है। इट फर्दर एस्टिमेटेड की कह रहा है ईबीटा जो है ना वो ईबीटा वो 25 पैसे बढ़ जाएगा, 25 पैसे बीपीएस का मतलब परसेंटेज, कि जो भी परसेंटेज पिछली बार कमाई थी उसमें 0.25% बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1% का 25 पैसा, तो 25 पैसे बढ़ जाएगा मतलब 0.25% बढ़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट ईबीटा, पहले ईबीटा पे आ जाओ।
उसने क्वेश्चन क्या बोला है कि सेल 9500 और EBITA इबिटा लास्ट का जो इबिटा था ना प्लस 0.25%, जो पिछले साल का इबिटा बढ़ा था, जो पिछले साल का इबिटा था उसमें 0.25% बढ़ेगा। तो पहले पिछले साल का इबिटा देखना पड़ेगा कितना था। क्वेश्चन यही है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इट फर्दर एस्टिमेटेड 25 पैसे डिक्रीज, अच्छा डिक्रीज इन इबिटा मार्जिन कंपेयर्ड टू प्रीवियस, डिक्रीज लिखा है तो प्लस की जगह पर यहां पर लगाओगे आप माइनस। चलो तो पहले लास्ट ईयर का इबिटा देखेंगे। लास्ट ईयर मतलब 2007। इबिटा का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय सेल परसेंटेज में। तो EBIT कितना था इनका, EBIT यानी इंटरेस्ट से पहले, EB अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो इंटरेस्ट से पहले पहले ये 180 ऐड होएगा। सबको समझ में आ रहा है इबिटा क्या होता है। EBIT मैंने करवाया था ऐसा, देखो EBIT माइनस इंटरेस्ट, EAT माइनस टैक्स, ये होता था अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर EBT, और ये होता था EAT। अब EAT क्वेश्चन में है, EBT क्वेश्चन में गिवन है ये रहा 4093, तो हमने यहां पर लिख दिया 4093, है ना। और इंटरेस्ट भी क्वेश्चन में गिवन है 180.4, तो ये निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे ना, माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा प्लस। कोई प्रॉब्लम, सबको पता चल गई ये वाली बात। अरे उसने कहा कि टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट आया 4093 है, उसमें टैक्स ऐड कर दो। टैक्स कितना है 180.4, ये ऐड कर दो तो टैक्स देने से पहले वाला प्रॉफिट आ जाएगा। जोड़कर बताओ। सेवन 3.4, तो हमें समझ में आ गया कि 2007 का ईबिटा जो था ना 3.4 है। सर हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4093 है, ठीक है, यही कह रहा है ना 2007 का। EBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और EBIT टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इंटरेस्ट एंड उसमें टैक्स इंटरेस्ट को, उसमें जो इंटरेस्ट है उसको हम सबट्रैक्ट करना है, ऐड कर देंगे वापस। नहीं ऐड करना है हाँ, क्योंकि ये प्रॉफिट, तो क्योंकि इसमें हम इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट इसलिए ऐड कर रहे हैं कि हमने प्रॉफिट ये वाला ले लिया, ये वाला, और अगर ये वाला लेते तो फिर टैक्स भी ऐड करना पड़ता और इंटरेस्ट भी तो वापस वहीं आ जाते। हाँ, लेकिन जब तो हमने इसमें इंटरेस्ट को ऐड कर, इंटरेस्ट इसलिए ऐड करा क्योंकि EBIT निकालना था, इंटरेस्ट से पहले वाला होता है वो। इंटरेस्ट से पहले वाला इंटरेस्ट बिफोर टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो सर इंटरेस्ट जो है तुम कहाँ, इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है आपको, प्रॉफिट ये एंड टैक्स? फाइनेंस कॉस्ट को इंटरेस्ट बोलते हैं। अच्छा, फाइनेंस मतलब लोन, अच्छा फाइनेंस मतलब फाइनेंस लोन, कॉस्ट का इंटरेस्ट, और लोन पे जो कॉस्ट आएगी वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है फाइनेंस, चलिए। सेल क्वेश्चन में 9100 की बने, यहाँ पर परसेंटेज निकाल दो। ये आ गया 46.96%। इसमें से उन्होंने कहा 0.25 कम हो जाएगा, तो इसमें से 0.25 कम कर दिया, मतलब 25 पैसे। तो ये आ गया 46.7%। ये वाला प्रॉफिट आएगा। अब वो कह रहा है, इतना समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आया, किसी को कोई क्वेरी? रात के बाद कल भी फोन करो, रात में ऐड कर लेंगे, हो गया आपका काम। हाँ जी, सबको समझ में आ गया इतना? जी सर। सर एक बार बताइए ना फिर। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कि 9500 की सेल है और परसेंटेज में पता लग गई, ये वाला परसेंटेज कमाएगा, तो ये बीटा बता दो कितना रहेगा, यही पूछा था ना। करके बताओ 9500 का 46.7%। क्या कह रहा?
9500 का 46.71%। ये आ गया 4437.45। 4437 के बिल्कुल जो पास वाला हो वो दे दो आंसर, क्योंकि इन्होंने पूछा क्लोजेस्ट। ये आ गया आंसर। किसको समझ में नहीं आया? देखो हमने क्या किया, उन्होंने कहा कि 2008 इज लाइकली टू बी 9500। ये क्वेश्चन में गिवन था कि 2008 में आपकी जो सेल होगी वो 9500 हो जाएगी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। फिर उन्होंने लिखा इट फर्दर एस्टिमेट 25 बेसिस पॉइंट डिक्रीज इन इबिटा। कह रहा जो पिछले साल का इबिटा हुआ था उसमें 25 बेसिस पॉइंट कम कर लेना। तो पहले मैंने पिछले साल का इबिटा कैलकुलेट कर लिया। पिछले साल का इबिटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था EBIT अपॉन सेल। तो पहले मैंने EBIT कैलकुलेट करी डिवाइड बाय सेल करके प्रॉफिट वो इबिटा कैलकुलेट कर लिया, उसमें से 25 पैसे घटा दिए तो मुझे करंट ईयर का इबिटा पता चल गया। वो कह रहा है कि बस अब ये बता दो कितना है, तो ठीक है बता देंगे। 9500 की सेल पे वो इबिटा कैलकुलेट करके बता दिया। किसको ये बात समझ में नहीं आई? सबको समझ में आ गई? वेरी गुड। सचिन जी समझ में आ गई? सचिन जी इनमें टाइम तो बहुत लग जाएगा इनमें। अरे ऐसे क्वेश्चन तो एक आधा ही आएगा, और 2 नंबर का होता है वाला क्वेश्चन जो हार्ड वाला होता है। 5 क्वेश्चन 2 नंबर के भी आने हैं, वो वैसे ही आंसर ही आएगी। इसको लास्ट में करना होगा इसे। हाँ, जिसको मेरे को तो पसंद है ऐसे क्वेश्चन, मैं तो सबसे पहले करता हूँ। मेरे को सबसे पहले करता हूँ। जिसके न्यूमेरिकल वीक है वो लास्ट में कर लेना। हाँ, ज्यादा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना होगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी थी, मैं भी कर ली थी। मैं तो जल्दी अंदाजे से और आंसर निकाल लिया था। मेरे हाँ, हो जाएगा। थोड़ा आप भी कर प्रैक्टिस लो, करना होगा इसे। करो फिर आपका भी हो जाएगा। प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चंस का कल सारे ही आप दे देना। अब ये बताइए कि समझ में आ गया जो मैंने कराया अभी तक? हाँ, वेरी गुड। अभी एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो भी करवा दो उसी का। एक क्वेश्चन और है, शायद इसमें नहीं इतना ही था। द कंपनी इज आल्सो, हाँ एक और है। द कंपनी आल्सो एस्टिमेटेड दैट इट्स वर्किंग कैपिटल रेशियो। पहले तो मुझे वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए करना क्या है। कंपनी आल्सो एस्टिमेट दैट कि नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो निकाल लेंगे, मतलब नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो उसका फॉर्मूला इन्होंने खुद ही बता दिया, वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। पहले ये निकाल लूंगा मैं, ठीक है। वो कह रहा है 2008 में इज लाइकली टू रिमेन सेम। कह रहा है जो वर्किंग कैपिटल रेशियो आपका पिछले साल था वही इस साल रहेगा। और अगर हम सेल 9500 मानकर चल रहे हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोजेस्ट टू इंक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो वो कह रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल पिछले साल थी और पहले करंट ईयर की वर्किंग कैपिटल निकाल लो। आंसर आपको ये नहीं बताना वर्किंग कैपिटल कितनी है, वो कह रहा है इंक्रीज डिक्रीज बता दो कि वर्किंग कैपिटल चेंज कितना हुआ। बहुत इजी है। पहले हम वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालेंगे। चलो वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालते हैं 2008 का। 2008 की वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 2275। तो 2275 डिवाइड बाय सेल गिवन है 9100। 9100 रेशियो कितना आया? 25% आया पूरा, इंटू 100 करके 25% आ गया। तो वो कह रहा है इस बार भी इतनी रहेगी, ठीक है। इस बार की सेल कितनी है? 9500। तो 9500 का 25% निकाल दो, ये आ गया 2375। कितनी चेंज हुई? पहले कितनी थी? 2275 और कितनी है? 2375। 100 करोड़ बढ़ गई है। तो आंसर आ गया 100 करोड़ इंक्रीज्ड। ये लो आ गया 100 लैक्स। लैक्स में थी सारी फिगर्स, 100 लैक्स। ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई? सबको समझ में आ गई? एक बार रिपीट कर समझ आ गई सर। ये सारा क्वेश्चन जो है कल आप सॉल्व करके देंगे? तो कहां पर दूं सॉल्व करके?
मतलब आप जो शेयर करते हैं ऐसे वीडियो शेयर करेंगे, ऐसे पेपर पे सॉल्व नहीं रहेगा। दे दूंगा, सॉल्व हुए भी दे दूंगा। तो सॉल्व करके आप दे दो सर, ठीक है। नहीं, ये अगर वाला दे सकते हो तो प्लीज आप सॉल्व करके, अगर होता है ना क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के साथ नीचे में आंसर जैसे करते हैं ना हम लोग स्कूल में, वैसे करके आप 1 2 3 4 करके आप दे दीजिए, आपको पीडीएफ या कुछ भी जो आपको वो तो मैं इजी दूंगा, लगे। वो तो मैं दूंगा, लेकिन ये वाला समझ में आ गया। हाँ हाँ समझ आ गया, ये सर बेसिक क्वेश्चन है। 7 8 क्लास के थोड़ा सा लॉजिक लगा के प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ नहीं, बिल्कुल ये परसेंटेज। फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ एट्थ क्लास का लॉजिक है, और हाँ रिकॉर्डिंग थोड़ा सा नहीं है। परसेंटेज का लॉजिक है और कुछ नहीं, बस थोड़ा एबिटा और फॉर्मूला से याद रखना पड़ेगा और बस कुछ बस बस। नहीं। और आप पेपर ना उसको, 70% पेपर यही आएगा। हाँ समझ आएगी गई। हल्की फुल्की ये मैथ से, और ये आएगी। किसको समझ में नहीं आया मैं बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा। चलिए, ये सबको समझ में आ गया। ये सचिन जी का क्वेश्चन था। सचिन जी क्लियर हो गया ना आपको पूरा? सचिन जी शायद क्लास में नहीं है क्या? सचिन जी ने मैसेज डाला ना 9 बजे वापस ज्वाइन करने वाले हूँ। ओहो, जिसके लिए क्वेश्चन पूछा उन्होंने तो सीखा नहीं, बाकी सबने सीख लिया। रिकॉर्डिंग देखेंगे। चलो, और कोई प्रॉब्लम बोलिए। आप लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे, क्वेश्चन नंबर बोलते जाइए, मैं कराता जाऊंगा। सर इसमें 2 पार्ट और है ना, लास्ट के 5 और 6 है और भी दो है ना सर। और भी करा देते हैं। लो 5 और 6 भी ले लो। ये लो जी, 5 और 6 ले आता हूँ मैं। ओहो, मैंने कौन सा डिलीट कर दिया था। ठीक, 5 और 6 आ गया। ये देखिए जी, 5 और 6। फिफ्थ क्वेश्चन है इसी के अंदर। अब कंपनी को ना खुजली हो जा रही, कुछ ना कुछ अज्यूम करती जाती है, और बस क्वेश्चन बन गए। कंपनी ने अब एक्सपेक्ट कर दिया कि मैं 300 लाख रुपए, 300 लाख रुपए और रिपे द 200 रुपीज रिपे कर दूंगी। क्या लोन पे कर दूंगी इन द मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब पहले से मेरा लोन कितना था, 1600 करोड़ के आसपास, 1600 लाख। मतलब इसे लैक्स और करोड़ को छोड़ दो, 1598.6 था पहले से। फिर कंपनी ने साल के बीच में इसमें से 200 रुपए पे कर दिए। मतलब 6 महीने तो 1560 यही रहा, 1598, और 6 महीने बाद ही 200 कम हो गया। चलो, assuming the company average interest rate remains unchanged, कह रहा कंपनी का इंटरेस्ट रेट वही मान लो जो पहले था। Which of the following is the closest to the expenditure finance for 2008? अब जरा ध्यान समझो, 2007 में लोन कितना था, 1640। तो 1640.5 पे 6 महीने तो लगेगा इंटरेस्ट, 1640.5 पे, और 200 पे करने के बाद 1440.5 रह जाएगा। उस पे 6 महीने लगेगा ब्याज। ब्याज कितना लगेगा, जो पहले साल लगा। 1640.5 पे इंटरेस्ट था हमारा फाइनेंस को 880, तो 180.4 डिवाइडेड बाई 1640.5 इंटू 100 करके हम परसेंटेज निकाल लेंगे इंटरेस्ट रेट की, और यही वाला इंटरेस्ट रेट लगा देंगे इन दोनों पे। ये निकाला मैंने, तो 180.40 डिवाइडेड बाई 1640.5, ये आ गया 11%। तो 6 महीने का 11% से इस पे भी लगा देंगे, और 11% से इस पे भी लगा देंगे। 6 महीने का लगाया 1640 पे, और 6 महीने का लगाया 1440 पे, क्योंकि 200 उसने पे कर दिए थे, और वो भी मिडिल में किए, तो मतलब 6 महीने बाद किए होंगे। तो जब मिडिल में पे कर दिए तो ब्याज भी नहीं लगेगा। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई कि सर 1640 पे 6 महीने का लगेगा, फिर 200 पे कर देगा, फिर लोन कितना रह जाएगा, 1440 पे 6 महीने का लगेगा। तो कैलकुलेट कर लो बस इसको। 6 महीने कैसे करते हैं, 6 मंथ डिवाइड बाई 12 कर देंगे, और ये 11 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, और आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे। किसको समझ में नहीं आया ये फॉर्मूला?
ये तो आया 90 रुपए, 90.23, और नीचे वाला करेंगे अगर तो आएगा 1440.5 और इंटू 0.11, ये आया 79 पॉइंट, कहीं पर कॉपी करते रहे ना 25, इसमें ऐड कर लिया हमने इसको दोनों को 90.23, आंसर आ गया 169.4648 के लगभग। अच्छा ये वाला 22 आया था, तो इसका आंसर आया 169.45। ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं। 200 lakh of debt in the middle of the financial year, assuming the company's average interest rate remain unchanged, which of the following the closest to the expected finance cost 108 की? तो सबसे पास वाला ये रहा 172, 169 के बिल्कुल पास है, तो ये इसका आंसर हो गया। किसको समझ में नहीं आया? हाँ जी, सबको समझ में आ गया? अरे समझ में आया? सर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से लिए सर आपने? 11 ये कैलकुलेट किया था, पिछले साल का इंटरेस्ट रेट क्या था? पिछले साल का इंटरेस्ट था 180.40, पिछले साल का लोन था 1640, इंटू 100 करके मैंने 11% कैलकुलेट कर लिया, और क्वेश्चन में गिवन था जो पिछले साल का था वही रहेगा इस साल भी। अच्छा ओके वही वाला ले लिया। क्लियर सबको अच्छे से? ये वाला करेंगे आप सॉल्व, और नहीं होगा तो दोबारा पूछ लेना, कल को फिर से बताऊंगा। 6th वाला देख लो, एक और बचा है अभी। The profit for 2008 is estimated to be 3200, कह रहा है इस बार प्रॉफिट 3200 रह जाएगा, and the company is expected to pay an interim dividend, और उसे 900 लाख 900 lakhs रुपीस का interim dividend देना है, और 1000 लाख का स्पेशल डिविडेंड, मतलब टोटल 1900 का देना है। डिविडेंड देना है उसे 1900 का, और 3200 का प्रॉफिट हुआ। कह रहा और कोई डिविडेंड ना कि बाईबैक, और कुछ नहीं करना। Which of the following is the closest to estimated book value of equity share? इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू क्या होगी? चलो इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू 2008 में क्या थी वो देख लेते हैं। इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी भी होता है, वरना हम ये ले लेंगे डायरेक्ट इक्विटी, ये रहा, क्योंकि एसेट में से लायबिलिटी लेस करके तो यही बचेगा 3046। चलो हमने 3046 ही ले लिया। 3046 की हमारी इक्विटी थी, प्लस हमें 3200 रुपए का हो गया प्रॉफिट, और 1900 का दे दिया हमने डिविडेंड, बस यही आंसर आ जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। मेरा मोबाइल सॉल्व करके बताओ, और जिसको समझ में नहीं आया तो बोलो सर समझ में नहीं आया। ये आ गया 4346। देखो सिंपल सी बात थी, हमारे इक्विटी शेयर के पास पैसा 3046 पहले से था, 3200 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है ये रहा। तो हमारे पास प्रॉफिट हो गया ज्यादा, तो पैसे हो गए बहुत सारे, 6000 रुपए हो गए, लेकिन उसमें से 1900 बांट दिए हमने। कैसे? 900 और 1000, 1900 करोड़ बांट दिए, तो बाकी बच गए इतने। ये हमारी नेटवर्थ है इस टाइम। क्लियर? क्लियर सर क्लियर। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, बस पूरी तरीके से क्लियर ना हुआ हो, समझ में आया हो, इसे घर पे बैठ के एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। NISM के मॉड्यूल में 171 पेज 171 पेज नंबर पे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा लगभग ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन मेरे पास आया था, XY वाला, मैं बताता हूँ, ये नहीं आया था, ये वाला आया था मेरे में। हाँ, कंपनी और कंपनी भी, ये वाला आया था 5th क्वेश्चन, केस स्टडी। ये जो 5th क्वेश्चन है ये वाला आया था मेरे में, और आराम से कर दिया था, कोई टेंशन नहीं। एक ये वाला क्वेश्चन भी करके आना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कल को ये 5th वाला भी कर लेना, और ये लास्ट वाला भी कर लेना दोबारा से, जो मैंने बताया 6th वाला, और नहीं होगा तो मुझे बताना। अच्छा 5th ही था, ये 5th अलग है, और ये 6th तक। 5th और 6th 2 क्वेश्चन है, टिपिकल है, कर लेना। और कोई क्वेरी तो वो बोलिए। किस किसने क्वेश्चन किए हैं, क्वेरी है वो बताइए। हाँ हेलो सर। जी बोलिए।
ये एनआईएसएम का बुक जो पहले आपने भेजा था ना, जो एकदम सबसे जिसको वो उसी बुक का बात कर रहे हैं आप? नहीं एनआईएसएम का मॉड्यूल भेज रखा है मैंने ना पीडीएफ में, देखो मामला ये है, मैं बता पीडी रहा हूँ। एक तो आपने 100 पेजेस का आपका लिखा हुआ बुक हाँ है, मेरा ठीक है? लिखा हुआ नहीं, जो एनआईएसएम इंस्टीट्यूट ने लिख कर दिया आपको, एनआईएसएम 15 हाँ, वो बुक पहले आपने भेजा था, हाँ उसको बोला जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा वो पढ़े, ठीक है? हाँ, तो उसके क्वेश्चंस तो कर ही लो, हाँ, हर लेसन के पीछे 5-5 क्वेश्चन है। अच्छा, उस लेसन के पीछे 5-5 क्वेश्चन वो है, तो कर ही लो। ठीक। उसका मैंने मैंने तो उसको देखा ही नहीं, मैंने आप ही का जो है ना वो सारा कंटेंट वही है। ये सारे क्वेश्चंस ठीक है, पढ़ मैंने लूंगी। इंक्लूड किए हैं, ये मेरी बुक में अच्छा, भी है, ये क्वेश्चन पढ़ लें। हाँ है, लास्ट में है। सब में हाँ 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 मैंने एनआईएसएम की हाँ बुक है, में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सब दिए हैं। तो अगर हाँ वो है क्वेश्चन है। सब है उसके अंदर ही, लेकिन फिर भी हाँ 15 जो बुक है उसमें 172 पेज नंबर पे क्वेश्चंस हैं। मेरी बुक में क्या है कि थोड़ी सी फॉर्मेटिंग गलत हो रखी है, वहां पर जरा साफ नजर आएगा सब कुछ, तो वहां और कर देख लेना, नहीं होगा तो मुझसे दोबारा पूछना। अब ये बताइए, जो कल मैंने हाई थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चन भेजे थे ये वाले, ये किस किस ने की है, प्रॉब्लम है तो पूछिए। अच्छा किस किस ने की है बस वो बता दो। सर मैंने किए हैं कुछ सर। सर बताइए सर, यील्ड टू मैच्योरिटी और यील्ड टू कॉल में, और सर इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ये नहीं समझ पड़ रहा है। यील्ड टू मैच्योरिटी और यील्ड टू कॉल, यील्ड टू कॉल, वाईटीसी, हाँ वाईटीसी एंड वाईटीएम। मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा बताना है। क्वेश्चन नंबर सर है 60, 61 है, 61 है, 62, 63। लो जी 61, 62, 63 पे कहाँ है 61? आ Yes, sir. गया ये आ गया 61। 61 क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान से देखिएगा। A 3-year is trading 950। पहली बात तो ये बॉन्ड आज मैच्योर नहीं होगा, 3 साल बाद होगा, ठीक है? 3 साल का है, 8% का बॉन्ड है, 8% का मतलब है 8% ब्याज मिलेगा। कितने में मिलेगा? फेस वैल्यू। अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू गिवन ना हो तो हम एज्यूम कर लेते हैं 1000। अगर ट्रेडिंग उसकी ना 950 पे चल रही है, तो अगर 9 रुपए पे चल रही होती तो हम फेस वैल्यू एज्यूम कर लेते 10 रुपए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। 8% का बॉन्ड है, मतलब कि 80 रुपए ब्याज मिलेगा हर साल। 1000 रुपए का है तो 950 पे ट्रेड कर रहा है, तो वो कह रहा है व्हाट इज इट्स अप्रोक्सीमेट यील्ड टू मैच्योरिटी। अब देखो क्या होगा, इस टाइम 950 का चल रहा है, 3 साल बाद इस पे 1000 रुपए मिल जाएंगे हमें, और 3 साल तक 80, 80, 80 3 बार मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम इतनी में? अरे इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं सर। 950 का लिया और 1240 आपको मिल जाएंगे। कितने का प्रॉफिट हुआ? $290 का प्रॉफिट हुआ 3 साल में, ठीक है? तो अगर इसका नॉर्मली आंसर निकालना चाहो तो 950 पे देखो कितने परसेंट से 290 रुपए बनेंगे, 10% से ही बनेंगे। देखो 10% बनेगा, 95 इंटू 3 करके देख लो, 290 के बिल्कुल पास 285 आ रहा है। इसका आंसर ऐसे 10% आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जैक्ट निकालने का मन कर जाए तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो 80 की प्रेजेंट वैल्यू 1 साल की, 80 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू 2 साल की, और 80 प्लस जो 1000 मिलेंगे यानी कि 1080 की 3 साल की। इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो आज की, और वो 950 के इक्वल होनी चाहिए। कितने परसेंट से हो रही है ये अज्यूम करना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास और आंसर अज्यूम करना है। अब अगर ऑप्शन में ऐसे हो ऑप्शन 8%, 10%, 12%, 14%, तो आपको आंसर पता लग जाएगा 10 है, क्योंकि आसपास का तो है ही नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे हुए, एक 10 है, एक 10.1 है, एक 10.2 है, एक 10.3 है, फिर आपको चारों सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, एग्जैक्ट बताना पड़ेगा आंसर, फिर प्रॉब्लम होगी। तो 10% समझ में आया कैसे आया?
भाई आपको 290 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपको पता लग गया लगभग 10% इसका आंसर है। 10% एग्जैक्ट नहीं है आंसर, आंसर 10% के आसपास है। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। हाँ जी, आया सर। वेरी गुड, अच्छी बात है। किसी को समझ में नहीं आया तो बोलिए, यील्ड टू मैच्योरिटी तो समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। अब की बार 10 साल का बॉन्ड है, 10 ईयर 4% बॉन्ड इज प्राइस, अब की बार 1000 रुपए में चल रहा है, तो उसकी यील्ड टू मैच्योरिटी तो सेम ही रहेगी। 4% जब 1000 रुपए का चल रहा है, 1000 पे 4% साल देता रहेगा हमें, तो उसकी यील्ड तो 4% रहेगी। जब वो एट पार चल रहा है, इसमें और कोई प्रॉफिट तो हमें है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम। सबको समझ में आ गया? हाँ जी, अरे 4 रुपए मिलेंगे बस, सर इसमें क्या सोचना है। अगला यस। एक 6% वाला बॉन्ड है। एक पहले मैं जरा इनके बीच में डिफरेंस कर दूं। चलो, एक 6% वाला बॉन्ड है, मतलब 6 रुपए मिलेंगे हर साल, 3 साल तक मिलेंगे, और 1050 पे है। आपने आज 1050 दिए, तो 6 रुपए आपको पहले साल मिलेंगे, 6 रुपए आपको दूसरे साल मिलेंगे, और तीसरे साल 6 रुपए के साथ साथ 1000 रुपए भी मिल जाएंगे, यानी कि तीसरे साल मिलेंगे 1006 रुपए। टोटल मिला के 1018 रुपए मिलने, उल्टा लॉस होएगा। 1050 पे खरीदना है और 1018 रुपए मिलेंगे बस आपको, तो लेने में नुकसान है। अच्छा 6 रुपए नहीं मिलेंगे, 60 मिलेंगे, 60 60 60, तो आपको मिलेंगे 1180 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ? 130 रुपए का। 1050 लगा के तो कितने परसेंट हो गया? 130 डिवाइड बाई 1050 इंटू 100 परसेंटेज बताओ। ये हो गया 12.38%। डिवाइड बाई कर लो 3 साल में है ना, डिवाइड बाई 3, ये आ गया 4.12। इसके आसपास आएगा आंसर, 4.12 के आसपास। देखो ये रहा, ठीक है। ओके सर। अब ये 4.19 कैसे आया है, इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, मेरे को तो पता है। प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर आया, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के रेट कैलकुलेट करना भी आपको एकदम से नहीं आएगा, टाइम भी ज्यादा लगता है। तो आपने एग्जैक्ट रेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 3 साल की जो भी परसेंटेज निकल कर आई, डिवाइड बाई 3 कर दो, तो आंसर उसके आसपास आएगा, क्योंकि हमने एग्जैक्ट तो निकाला नहीं है, अंदाजे से निकाला है। तो जब 3 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा, उसके बिल्कुल पास का जो होगा वो आंसर टिक करके आना है, ठीक। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा था यील्ड टू मैच्योरिटी, इन तीनों में यील्ड टू मैच्योरिटी था। वो अगला क्वेश्चन क्या था जो पूछ रहे थे आप? करंट यील्ड। नहीं सर, ये YTM का क्या फार्मूला होता है? क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं शायद उसको। YTM का मतलब होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। हमने पैसा आज लगाया, तो मैच्योरिटी तक अगर हम इसे रखें तो हमने कितना पैसा कमाया, तो मैच्योरिटी माइनस आज की इन्वेस्टमेंट लेस कर लो, प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। उसकी परसेंटेज निकाल के पर ईयर निकाल दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करके। ये होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी का अगर आपने फॉर्मूला लिखना ही है तो लिखवा देता हूं, रुको अभी बनाता हूं फॉर्मूला इसका। भाई यील्ड टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला ऐसे याद कर लो, यील्ड टू मैच्योरिटी इक्वल टू रिडीमेबल वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू नंबर ऑफ ईयर। मतलब सर रिडीमेबल वैल्यू उसकी 1000 और प्लस यहां पर इंटरेस्ट भी लिख लो। 1000 रिडीमेबल वैल्यू थी, 1050 की इन्वेस्टमेंट थी, प्लस 6 रुपए के हिसाब से 3 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलना था, और डिवाइडेड बाई कर दिया आपने 1050 और इनटू कर दिया 3 साल थे। इसका आंसर अपने आप निकलकर 4.19 आ जाएगा। अगर आपने फॉर्मूला ही लर्न करना है तो ये
वरना मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि पहले 1050 में से 1000 को लेस करो, मतलब 1000 में तो ये 50 रुपए का लॉस आएगा, लेकिन आपको 60 रुपए 3 बार मिल भी गए, तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने का 130 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई करना है आपको 1050 और 3 से भी, और इंटू 100 भी कर लेना इसमें, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। तो अब ये जो आंसर निकल कर आएगा परसेंटेज में निकल कर आएगा 4.19%। तो यील्ड टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला ये हो गया। और अगर आपसे पूछी जाए करंट यील्ड क्या है, करंट यील्ड का फॉर्मूला सिंपल है, जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट, बस कुछ और नहीं करना, क्योंकि आज की यील्ड पूछ रहा 3 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, हमें इससे मतलब ही नहीं है। हमने आज पैसा कितना लगाया, 6 रुपए मिलेंगे हमें, और 950 लगाया, अब ये बाद में 1000 मिल जाएंगे, ये चीज हमें सोचनी ही नहीं है। इसमें आंसर आ जाएगा 6.32% डायरेक्ट, क्योंकि इसने आज की यील्ड पूछी, 10 साल बाद क्या होगा ये नहीं पूछा, 4 साल बाद क्या होगा ये नहीं पूछा। अगर करंट यील्ड पूछी तो हमें इससे मतलब नहीं है बाद में क्या पैसा मिलेगा, और अगर यील्ड टू मैच्योरिटी पूछी तो फिर हमें बाद में पैसा क्या मिलेगा वो वाला प्रॉफिट भी इंक्लूड कर लेना है, और उसके लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको। तो यील्ड टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला भी लिख लो अपने पास, और करंट यील्ड का तो मैंने बता ही रखा है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट। और कोई प्रॉब्लम किसी की? सर ये उसमें पेज नंबर 9 पे 9वां क्वेश्चन है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। क्वेश्चन नंबर ये वाला 9। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड। देखो होल्डिंग पीरियड रिटर्न वो ये यील्ड टू मैच्योरिटी, अगर मुझे पूरा मैच्योरिटी तक रखे तो क्या क्या होता है। तो देखो होल्डिंग पीरियड रिटर्न में 2 चीजें होती हैं, एक तो जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो, और एक जो आपको डिस्काउंट मिला था वो। एक तो जो आपको इंटरेस्ट मिला था 60 रुपए इंटू 3 करके वो, और एक आपको प्लस कर देते हैं, अगर मान लो हमने 950 पे कोई चीज खरीदी और बाद में 1000 रुपए मिल जाएगी, तो डिस्काउंट अमाउंट जो 1000 में से 950 लेस करके आती है। 2 चीजें होती हैं उसके अंदर, क्या? एक तो कूपन और एक री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट कैपिटल गेन, ये चीजें होती है। CS का आंसर